क्रिटिकल थिंकिंग। जेरल फोरमन की यह पुस्तक बताती है कि हम कैसे सही तरीके से सोचें, कैसे तथ्य और राय में फर्क करें और रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर निर्णय लें। यह किताब सोचने की कला को आसान भाषा में समझाती है ताकि कोई भी व्यक्ति बेहतर समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और गलत धारणाओं से बच सके। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? यह सोचने का एक अनुशासित और तार्किक तरीका है। इसमें हम किसी भी जानकारी को जांचते, समझते, सवाल करते और विश्लेषण करते हैं। इसका लक्ष्य सही निष्कर्ष पर पहुंचना, न कि जल्दी निर्णय लेना। जानकारी का विश्लेषण करना। किताब के अनुसार किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या यह जानकारी तथ्य है या राय? इसका स्रोत विश्वसनीय है या नहीं? क्या इसे सबूत या तर्क समर्थन करते हैं? तर्क आज इस स्लाइड में। आर्ग्यूमेंट्स को समझना। लेखक तर्क को 2 हिस्सों में बांटते हैं। प्रेमिस आधार, वह कारण या तथ्य जो दावा को सहारा देते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष, अंतिम बात जो सिद्ध करनी है। अच्छा तर्क वही है जिसमें आधार स्पष्ट हो, निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता हो, कोई विरोधाभास या छल फैलेसी ना हो। लॉजिकल फैलेसी, तार्किक गलतियां। पुस्तक कई सामान्य गलतियों को समझाती है, जैसे एड होमिनम, व्यक्ति पर हमला करना, तर्क पर नहीं। बैंड वैगन, सब कर रहे हैं इसलिए सही है। फॉल्स कॉज, बिना प्रमाण के कारण परिणाम मान लेना। स्ट्रॉमैन, असली तर्क को गलत तरीके से पेश करना। यदि ये गलतियां पहचान ली जाएं, तो सोचने की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग। जेरल फोरमन बताते हैं कि अच्छी निर्णय प्रक्रिया में ये शामिल होते हैं: समस्या की सही पहचान, सभी विकल्पों का विश्लेषण, परिणामों का अनुमान, सबसे तार्किक और प्रभावी विकल्प चुनना। यह सोचने का तरीका भावनात्मक गलतियों को कम करता है। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। किताब प्रभावी समस्या समाधान के लिए 4 स्टेप पद्धति देती है। समस्या को स्पष्ट करना, समाधान की संभावनाएं उत्पन्न करना, उन्हें तर्क के आधार पर आंकना, सबसे बेहतर समाधान लागू करना, खुले दिमाग से सोचने की आदत। ओपन माइंडेड थिंकिंग। लेखक बताते हैं, नई जानकारी को स्वीकार करने की क्षमता, अपने पूर्वाग्रह पहचानना, दूसरे दृष्टिकोणों को सुनना, सबूत देखकर अपनी राय बदलने की डिग्निटी। यह क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत क्यों है? जेरल फोरमन बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय में क्यों आवश्यक है और हम इसके बिना कैसे गलत निष्कर्षों, भ्रम और गलत फैसलों का शिकार हो जाते हैं। हम कैसे सोचते हैं और कहां गलती करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, भावनाओं से प्रभावित होता है, दूसरों की राय से बहक जाता है और बिना जांच किए जानकारी को सच मान लेता है। इसलिए सोच में सुधार लाने के लिए हमें सिस्टमैटिक, व्यवस्थित सोच सीखनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग हमें मदद करती है तथ्य और राय में फर्क करना, गलत धारणाओं फैलेसीज को पहचानना, तर्कों का विश्लेषण करना, बेहतर निर्णय लेना, पूर्वाग्रहों से बचना। यानी यह हमें बेहतर विचारक और मजबूत निर्णयकर्ता बनाती है। गलत सूचना का खतरा। लेखक बताते हैं कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण बहुत तेजी से फैलती है। यदि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो हम आसानी से इनका शिकार हो जाएंगे। सवाल पूछने की आदत। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। यह जानकारी किसने दी? क्या स्रोत विश्वसनीय है? क्या इसके पास सबूत है? क्या तर्क तार्किक है? लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना सवाल पूछे हम कभी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। हम खरीदारी करते समय, करियर चुनते समय, रिश्तों में, पढ़ाई या काम में कैसे अक्सर बिना सोचे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन गलतियों से बचाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी सोच को ज्यादा स्पष्ट, तर्कसंगत और तथ्य आधारित बनाती है। आज के समय में गलत सूचना से बचने,
सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह कौशल अनिवार्य है। जानकारी को समझना और उसका विश्लेषण करना। जेरल फॉरमन बताते हैं कि हमें मिलने वाली हर जानकारी, चाहे वह किताब से हो, सोशल मीडिया से, किसी व्यक्ति से या खुद के अनुभव से, उसे तुरंत सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए। जानकारी के प्रकार, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस। लेखक बताते हैं कि जानकारी दो प्रकार की होती है। फैक्ट, तथ्य, जिसे साबित किया जा सकता है, जिसका प्रमाण मौजूद होता है। उदाहरण, सूर्य पूर्व से उगता है। ओपिनियन, राय, जो किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है जिसे सभी लोग स्वीकार करें, यह जरूरी नहीं। उदाहरण, सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है। तथ्य और राय को अलग करने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है। विश्वसनीय स्रोत की पहचान। जानकारी तभी भरोसेमंद होती है जब उसका स्रोत विशेषज्ञ हो, प्रमाणित हो, पक्षपात रहित हो, नियमित रूप से जांचा जाता हो, कई अन्य स्रोतों द्वारा भी पुष्टि किया गया हो। लेखक जोर देते हैं कि किसने कहा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्यों कहा। जानकारी का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझना। अक्सर एक बात सही दिखती है, लेकिन संदर्भ बदलते ही पूरी व्याख्या बदल जाती है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए, बात किस परिस्थिति में कही गई, किस उद्देश्य से कही गई, किस समय की है। कॉन्टेक्स्ट से जानकारी की सही समझ मिलती है। प्रूफ और एविडेंस की तलाश, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी शक्ति है। सबूत के बिना कोई दावे को स्वीकार न करना। किस प्रकार के सबूत मजबूत होते हैं, कौन से कमजोर, किस तरह डेटा और उदाहरण तर्क को मजबूत बनाते हैं। पूर्वाग्रह, बायस का प्रभाव। हम सभी के पास कुछ न कुछ बायस होता है, जैसे पसंद नापसंद, राजनीतिक विचार, परिवार संस्कृति का प्रभाव, व्यक्तिगत अनुभव। ये बायस जानकारी को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने बायस को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग का आधा जीत है। तथ्य राय को अलग करना, स्रोत की विश्वसनीयता जांचना, संदर्भ समझना और सबूत ढूंढना जरूरी है। यही असली विश्लेषण है। जेरल फॉरमन आमतौर पर तर्क, आर्ग्यूमेंट्स और तर्क की जांच पर गहराई से फोकस करते हैं। यानी कि हम कैसे पहचानें कि कोई दावा सिर्फ दावा है या उस पर ठोस तर्क सबूत है, और तर्क कितने भरोसेमंद हैं। नीचे मैं यह अध्याय चरण दर चरण, उदाहरणों सहित और व्यवहारिक टेक्निक्स के साथ गहराई से समझा रही हूं। तर्क क्या है? मूल बातें। तर्क, आर्ग्यूमेंट, कुछ आधार, प्रेमिसेस, एक निष्कर्ष, कंक्लूजन। उदाहरण, प्रेमिस 1, सभी मनुष्य नश्वर हैं। प्रेमिस 2, सुशील एक मनुष्य है। कंक्लूजन, अतः सुशील नश्वर है। दो महत्वपूर्ण शब्द, वैलिडिटी, वैधता। क्या निष्कर्ष दिए गए आधारों से तार्किक रूप से निकलता है? यदि हां, वैलिड। साउंडनेस, दृढ़ता। तर्क वैध होने के साथ साथ उसके आधार सही सत्य भी होने चाहिए, तभी तर्क साउंड होगा। 2, तर्क के प्रकार, प्रमुख फर्क और उपयोग। डिडक्टिव रीजनिंग, निष्कर्षात्मक, न्यायिक। आधार अगर सच हो और तर्क वैध है तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सच होता है। उदाहरण, मैथलॉजिकल सिलेबस, गणितीय प्रमाण। इंडक्टिव रीजनिंग, अन्वेषणात्मक आकलन। खास अनुभवों, डेटा से सामान्य निष्कर्ष बनाना। निष्कर्ष संभाव्य, प्रोबेबल होता है, अनिवार्य नहीं। उदाहरण, कई बार खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वह फिर अच्छा करेगा। संभावना। एब्डक्टिव रीजनिंग, सबसे अच्छा स्पष्टीकरण। उपलब्ध साक्ष्यों में से सबसे अच्छा व्याख्या चुनना, ऐसा वैज्ञानिक और रोजमर्रा के इन्फ्रेंस में उपयोगी। तर्क का मूल्यांकन, स्टेप बाय स्टेप तरीका। तर्क को पहचानो, कौन से वाक्य आधार हैं, कौन निष्कर्ष। शब्द परिभाषित करो, क्या कोई एम्बिग्युअस शब्द है जिसे साफ करना जरूरी है। तर्क का प्रकार तय करो, डिडक्टिव है या इंडक्टिव, इससे जांच न बदलेगा। वैधता जांचो, यदि डिडक्टिव, क्या निष्कर्ष तर्क के रूप से निकलता है, यदि नहीं, इनवैलिड। आधार की सच्चाई जांचो, क्या दिए गए आधारों का समर्थन प्रमाण में है। वैकल्पिक स्पष्टीकरण ढूंढो, क्या और कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो समान साक्ष्य समझा सके। बोझ, बर्डन,
ऑफ प्रूफ और अधिकार। दावा किस पर है? जो नया दावा करे उस पर सबूत का बोझ होता है। नेट परिणाम तर्क साउंड, वीक, बायस्ड या फलेशियस है। सामान्य तार्किक गलतियां, लॉजिकल फैलेसीज। उदाहरण सहित, होमिनिम, व्यक्ति पर हमला। वो डॉक्टर सही नहीं बोल सकता, उसने अपनी पढ़ाई विदेश से नहीं की। तर्क का समर्थन व्यक्ति की शख्सियत से नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉमैन, तर्क को गलत रूप में पेश करना। वह कहता है हमें कुछ नियम नरम करने चाहिए, तो वह चाहता है कि हर कोई बेवकूफ जैसा निर्णय करे। मूल तर्क को बिगाड़कर जवाब देना। अपील टू अथॉरिटी, केवल प्राधिकरण पर भरोसा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, इसीलिए सच है, अथॉरिटी मायने रखती है पर सबूत भी चाहिए। फॉल्स कॉज, कारण परिणाम का गलत जोड़ना। हमने नए लोगो विज्ञापन के बाद सेल्स बढ़ी सो विज्ञापन ने ही बढ़ाई। कोइंसिडेंस वर्सेस कॉजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन, त्वरित सामान्यीकरण। 2 बार मुझे उस ब्रांड के साथ खराब अनुभव हुआ, इसलिए ब्रांड खराब है। छोटे सैंपल से बड़ा निष्कर्ष निकालना। सर्कुलर रीजनिंग, घुमावदार तर्क। क्यों यह सच है? क्योंकि हम ऐसा कहते हैं, और हम सही हैं क्योंकि यह सच है। किसी भी तर्क का विश्लेषण करते समय इनका पता लगाना महत्वपूर्ण है। मजबूत और कमजोर साक्ष्य, किसे अधिक तौल दें? लेखक अक्सर साक्ष्य के स्तरों का जिक्र करते हैं, यहां सामान्य रूप से उपयोगी श्रेणियां। प्राइमरी, डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण। उदाहरण, प्रयोग डेटा, आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रत्यक्ष दृष्टा। सेकेंडरी एविडेंस, परोक्ष से अमेयी, अनुपम। समीक्षा लेख, समाचार रिपोर्ट जो किसी स्रोत पर आधारित हैं। एनेक्डोटल एविडेंस, कहानियों पर आधारित। व्यक्तिगत अनुभव, उपयोगी पर कम भरोसेमंद। स्टैटिस्टिकल कोरिलेशनल एविडेंस शक्तिशाली हो सकता है, पर कोरिलेशन कॉजेशन। अभ्यास, हमेशा जांचें कि क्या साक्ष्य प्रत्यक्ष है, विविध स्रोतों से समर्थित है और क्या उसकी व्याख्या वैध है। अनुमान, संभावना और अनिश्चितता का प्रबंधन। इंडक्टिव तर्कों में हम अक्सर प्रोबेबिलिटी से, संभावना से बात करते हैं। चैप्टर 3 में बताया गया है कि कैसे प्रमाणों के संयोजन से हम कितनी निश्चितता के साथ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अभ्यास, साक्ष्यों को ग्रेड दें, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, और उसके आधार पर निष्कर्ष की सर्टेनिटी बताएं। उदाहरण दें, असमर्थित मान्यताओं, असम्पशंस, और उनका खुलासा। कई तर्क छुपी हुई मान्यताओं पर टिकी होती हैं। इन मान्यताओं की पहचान करो। अगर मान्यताएं संदिग्ध हों तो तर्क कमजोर है। मान्यताओं को स्पष्ट करके तर्क को फिर से जांचो। उदाहरण, स्कूलों में मोबाइल बैन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। यहां छुपी मान्यता, मोबाइल ही ध्यान भंग करने का मुख्य कारण है। इसे चुनौती देना आवश्यक है। विरोध तर्क, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और रेफ्यूटेशन। अच्छा विचारक वही है जो न सिर्फ अपने तर्क पेश करे बल्कि विपरीत तर्कों को भी समझे और उनसे निपटे। संभावित काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पहचानो, उन्हें सबसे मजबूत रूप में रखें। स्टीलमैन विरोधी तर्क को मजबूत रूप में रखो, उन पर प्रभावी सबूत या तर्क प्रस्तुत करो। यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। व्यावहारिक तकनीकें रोजमर्रा में लागू करने के उपाय। हर दावे पर कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कितना सवाल पूछो। तर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हमेशा स्रोत मांगो, विशेषकर इंटरनेट पर। स्वतः अपने सबसे मजबूत मान्यताओं को चुनौती दो। जटिल डेटा के लिए चार्ट तालिका बनाकर देखें, पैटर्न साफ दिखेगा। किसी समाचार लेख से एक क्लेम लेकर के उसके सोर्सेज और असम्पशंस सूचीबद्ध कीजिए। तर्क की पहचान, उसकी वैधता और आधारों की सच्चाई अलग अलग जांची जाती है। डिडक्टिव तर्क जहां अनिवार्य निष्कर्ष देते हैं, वहां इंडक्टिव तर्क संभाव्य निष्कर्ष देते हैं। लॉजिकल फैलेसीज, छुपी मान्यताएं और कमजोर साक्ष्य तर्क की विश्वसनीयता कम कर देते हैं। बेहतर सोच के लिए विरोध तर्क पर विचार, साक्ष्य की गुणवत्ता पर जोर और स्पष्ट परिभाषाएं जरूरी हैं। बायस और ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं? ह्यूरिस्टिक्स मानसिक शॉर्टकट या नियम ए अंगूठा, मेंटल शॉर्टकट्स, जो तेज निर्णय लेने में मदद करते हैं पर अक्सर अपूर्ण होते हैं। बायसेस, पूर्वाग्रह, व्यवस्थित त्रुटियां, जो सोच और निर्णय को एक दिशा में मोड़ देती हैं।
ये दोनों सामान्य हैं, मतलब हम सभी इनके प्रभाव में आते हैं, पर क्रिटिकल थिंकिंग का काम इन्हें पहचानकर कम करना है। प्रमुख कॉग्निटिव बायसेस। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। क्या हम उन सूचनाओं को ढूंढते माने जाते हैं जो हमारी पूर्व धारणाओं का समर्थन करें और विरोधी सबूत नजरअंदाज कर देते हैं? क्यों? मानसिक ऊर्जा बचाने और असमानता कम करने के लिए। उदाहरण, किसी ने पहले से माना कि विकल्प ए बेहतर है, तब वह केवल ए के फायदे खोजता है। रोकथाम। विरोधी दृष्टिकोण जानबूझकर खोजें, क्या मुझे बदल सकता है? पूछें। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। क्या हम किसी घटना की संभावना को उसके तात्कालिक स्मरण अवेलेबिलिटी से आंकते हैं? उदाहरण, समाचार में प्लेन का क्रैश देखकर हम मान लेते हैं कि फ्लाइटिंग असुरक्षित है, जबकि सांख्यिकी अलग कहती है। रोकथाम। आंकड़े देखें, क्या उदाहरण सिर्फ हालिया भावनात्मक हैं? एंकरिंग। सालबे। लंगर प्रभाव। क्या शुरुआती जानकारी एंकर बाद के जजमेंट्स को अनुचित रूप से प्रभावित करती है? उदाहरण, विक्रेता का शुरुआती मूल्य 50,000 रुपए ही नेगोशिएशन का आधार बन जाता है। रोकथाम। अलग अलग एंकर्स पर सोचिए, एंकर को मान्यता न दें, फैक्ट बेस्ड वैल्यू निकालें। हाइंडसाइट। बायस पाछा देखने का पूर्वाग्रह। क्या जब कोई घटना हो जाती है हम सोचते हैं मुझे पहले से पता था, यानी परिणाम को पूर्वानुमेय मानना? उदाहरण, बाजार गिरने के बाद लोग कहते हैं यह निश्चित था। रोकथाम। पहले के प्रेडिक्शंस रिकॉर्ड रखें, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड रखें। ओवर कॉन्फिडेंस बायस अति आत्मविश्वास। क्या अपनी समझ या भविष्यवाणी पर बेइंतहा भरोसा? उदाहरण, फॉरकास्ट देने वाला बहुत संकेतक अंदाजे देता है और एरर मार्जिन बताना भूल जाता है। रोकथाम। हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अनसर्टेनिटी बताएं, छोटे छोटे टेस्ट्स चलाएं। बैंडवैगन इफेक्ट झुंड प्रभाव। क्या क्योंकि कई लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं हम भी मान लेते हैं? उदाहरण, किसी फैशन ट्रेंड या निवेश में लोगों के जुड़ने पर भीड़ में लगना। रोकथाम। व्यक्तिगत रीजंस मांगें, मैं क्यों मानूं? इंडिपेंडेंट एविडेंस खोजें। सूनक कॉस्ट फेल्सी। डूबे हुए लागत का फेल्सी। क्या पहले लगाई गई लागत की वजह से हम गलत परियोजनाओं को भी चालू रखें? उदाहरण, खराब फिल्म देखकर भी निकल न पाना क्योंकि टिकट लिया था। रोकथाम। निर्णय में चालू लागत फ्यूचर कॉस्ट्स बेनिफिट्स पर फोकस करें, पास्ट इरिकवरेबल कॉस्ट न गिने। फ्रेमिंग इफेक्ट प्रस्तुति प्रभाव। क्या एक ही जानकारी को अलग ढंग से पेश करने से लोग अलग निर्णय लेते हैं? उदाहरण, 90% सर्वाइवल रेट बनाम 10% मॉर्टेलिटी रेट, दोनों समान पर निर्णय बदल सकता है। रोकथाम। रीफ्रेम करके दोबारा पढ़ें, न्यूट्रल फ्रेमिंग खोजें। एट्रीब्यूशन बायस कारण आवंटन पूर्वाग्रह। क्या हम दूसरों की गलतियां उनके चरित्र पर चढ़ा देते हैं पर अपनी गलतियां परिस्थिति में डालते हैं? फाउंडेशनल एट्रीब्यूशन एरर। रोकथाम। परिस्थितियों का विचार करें, एविडेंस मांगें। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक। क्या किसी छोटे नमूने स्टीरियोटाइप के आधार पर पूरी श्रेणी पर निर्णय? उदाहरण, सिर्फ इसलिए कि एक छोटा नमूना X दिखता है मान लेना कि पूरा समूह X जैसा है। रोकथाम। बेस रेट्स आधारित दर देखें, सैंपल साइज सत्यापित करें। बायस कैसे बनते हैं? मनोवैज्ञानिक तंत्र। दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, शॉर्टकट्स अपनाता है। भावनाएं, पहचान और सामाजिक दबाव निर्णयों को प्रभावित करते हैं। स्मृति, ध्यान और भाषा की सीमाएं भी बायस परिणाम देती हैं। समझना कि ये तंत्र स्वाभाविक हैं, दोषारोपण से बेहतर है, तभी सुधार संभव है। बायस पहचानने की व्यावहारिक तकनीकें। स्टेप बाय स्टेप। 1. धीमा कर दें। सिस्टम 1 तेज से सिस्टम 2 धीमा। तार्किक में जाएं। एक्सप्लिसिटली लेबल द बायस कैसे? यहां मुझे कॉन्फर्मेशन बायस लग रहा है। सीक डिसकन्फर्मिंग एविडेंस जानबूझकर उल्टा सबूत खोजें। यूज चेकलिस्ट्स। निर्णय से पहले बायस चेकलिस्ट चलाएं। नीचे दिया है।
प्री मॉर्टम एक्सरसाइज निर्णय से पहले सोचें, अगर यह असफल हुआ तो क्यों? सेड बाय कनीमैन। रेड टीम डेविल्स एडवोकेट किसी को विरोधी भूमिका दें। क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी में भरोसा बताएं, रेंजेस दें। 8 रोजमर्रा की जिंदगी में बायस का प्रभाव, उदाहरण केस स्टडी। निवेश में तेजी से बढ़ती स्टॉक को देखकर फोएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बैंडवैगन अवेलेबिलिटी। समाधान रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग और स्टॉप लॉस। खरीदारी में प्रचारित लिमिटेड टाइम ऑफर एंकरिंग और स्कैर्सिटी फ्रेमिंग। समाधान सच सुथरी कंपैरिजन और वेटिंग पीरियड। कार्यस्थल निर्णय कर्मचारी को निकालते समय सिंगल इंसिडेंट पर एट्रीब्यूशन बायस। समाधान परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स और स्ट्रक्चर्ड रिव्यू। रोकथाम के लिए चेकलिस्ट तुरंत लागू करें। निर्णय लेने से पहले इसे पढ़ें। क्या मैंने अपना आरंभिक एंकर नोट किया? क्या मैंने विरोधी प्रमाण एक्टिवली ढूंढे? क्या कोई इमोशनल ट्रिगर, गुस्सा, खुशी निर्णय प्रभावित कर रहा? क्या सैंपल साइज पर्याप्त है? एन कितना है? क्या फ्रेमिंग बदलने पर निर्णय बदलेगा? क्या मैंने संक कॉस्ट को इग्नोर किया? क्या मैंने अनसर्टेनिटी सीआई, कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया? किसी थर्ड पार्टी या डेविल्स एडवोकेट की राय ली? किसी हालिया समाचार पर 5 मिनट में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की पहचान करें। क्या पूरा निष्कर्ष सिर्फ हालिया एग्जाम्पल पर टिका है? पिछले महीने किए एक निर्णायक चॉइस, खरीदारी, आईडीएस, वोट, निवेश को लिखें। वहां कौन कौन से बायसेस दिखते हैं? प्री मॉर्टम करें। अगले 6 महीनों में आपकी एक योजना विफल हो सकती है। संभावित कारण लिखें। किसी विज्ञापन को लेकर फ्रेमिंग इफेक्ट खोजें। किस तरह शब्दों ने आपकी धारणा बदली? व्यवहारिक तकनीकें लंबे समय के लिए आदत बनाना। डिसीजन जर्नल रखें। बड़े फैसलों का कारण, असम्पशंस और बाद में आउटकम लिखें। इससे हाइंडसाइट और ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान होती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी रेशनल मांगे। स्टैटिस्टिकल लिटरेसी बढ़ाएं। बेस रेट्स, सैंपल साइज, प्रोबेबिलिटी समझने से मेनी बायसेस कम हो जाती हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन, नोटिफिकेशन कम करें, चॉइसेस को स्ट्रक्चर्ड रखें, इंपल्सिव ट्रिगर्स घटाएं। बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स इंसानी सोच का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इनसे बचना बिल्कुल संभव नहीं, पर इन्हें घटाया जा सकता है। पहचान कारण समझना, स्ट्रक्चर टेक्निक्स अपनाना सुधार का रास्ता। छोटे छोटे अभ्यास, प्री मॉर्टम, डेविल्स एडवोकेट, डिसीजन जर्नल अपार लाभ देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का असली उद्देश्य यह नहीं कि आप कभी बायस्ड न हो, बल्कि यह है कि आप बायस अवेयर हों और निर्णयों में सुधार लाने के लिए व्यवस्थित कदम उठाएं। मैं यहां साक्ष्य का आकलन, रिसर्च, आंकड़े और वैज्ञानिक तर्क के रूप में गहराई से समझा रही हूं। इससे आप किसी दावे के पीछे मौजूद वैज्ञानिक और वैधानिक सबूत को पहचानना और तौलना सीखेंगे। आधुनिक दुनिया में बहुत से दावे रिसर्च, स्टडी, डेटा के नाम पर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जानें कौन सा शोध भरोसेमंद है, किस तरह के निष्कर्ष कितने मजबूत हैं और आंकड़ों की किस हद तक व्याख्या की जा सकती है। यह अध्याय आपको वैज्ञानिक सोच और एविडेंस बेस्ड जजमेंट देता है। साक्ष्य के प्रकार, कौन सा कितना भरोसेमंद? प्राइमरी एम्पिरिकल एविडेंस, प्राथमिक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी, प्रत्यक्ष माप सबसे मजबूत माना जाता है अगर सही तरीके से किया गया हो। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, पर्यवेक्षण आधारित अध्ययन। कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज उपयोगी पर कॉजेशन साबित नहीं करते। सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, कई स्टडीज का समेकित विश्लेषण बहुत शक्तिशाली यदि गुणवत्ता उच्च हो। केस रिपोर्ट्स, एनेक्डोट्स, किस्से, व्यक्तिगत अनुभव प्रेरक पर कमजोर सामान्यीकरण के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन, रिव्यू आर्टिकल्स, विशेषज्ञों का सार उपयोगी पर प्राथमिक सबूत से कम। लेखक बताते हैं साक्ष्य की शक्ति हायरार्की में होनी चाहिए। एनेक्डोट्स, ऑब्जर्वेशनल रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, मेटा एनालिसिस, सब्जेक्ट टू क्वालिटी। रिसर्च डिजाइन क्या फर्क डालता है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी, प्रतिभागियों को यादृच्छिक रैंडम रूप से समूहों में बांटते हैं, कंफाउंडिंग घटता है।
कॉजेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका। कोहॉर्ट स्टडी, समय के साथ समूहों को ट्रैक करते हैं, एसोसिएशन दिखाते हैं। कॉजेशन नहीं पक्की। केस कंट्रोल स्टडी, बीमारी परिणाम वाले बनाम नहीं वाले लोगों की पिछली एक्सपोजर देखना अक्सर रेयर आउटकम्स के लिए उपयोगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक समय पर स्नैपशॉट प्रेवलेंस दिखाती है, कॉजैलिटी नहीं। लैब एक्सपेरिमेंट्स, विनियंत्रित प्रयोग, मैकेनिज्म समझने में मदद करते हैं पर रियल वर्ल्ड जनरलाइजेबिलिटी पर विचार करें। लेखक जोर देते हैं कि स्टडी टाइप समझना पहले स्टेप है। इससे आप जानेंगे कि कितना भरोसा करें। कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, कोरिलेशन सहसंबंध, दो चीजें साथ बदलती हैं। उदाहरण, आइसक्रीम बिक्री और डॉग बाइट्स, दोनों गर्मी में बढ़ते हैं। कोरिलेशन पर कॉजेशन नहीं कहेंगे। कॉजेशन कारण परिणाम यह साबित करने के लिए कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, टाइम ऑर्डरिंग और मैकेनिज्म की जांच जरूरी है। लेखक बताते हैं कि अक्सर मीडिया कोरिलेशन को कॉजेशन की तरह पेश कर देता है, सावधान रहें। कंफाउंडिंग, बायस और इंटरनल वैलिडिटी, कंफाउंडर, तीसरा घटक जो दोनों चीजों को प्रभावित कर रहा हो। उदाहरण, सिगरेट और पेन, केन आंसर से जुड़ा दिखे पर थर्ड फैक्टर जैसे ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सिलेक्शन बायस, नमूना खुद बायस्ड है। उदा, केवल अस्पताल के मरीज। मेजरमेंट बायस, डेटा की माप में त्रुटि, आस्मे ये गलत सर्वे। प्रश्न, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल वैलिडिटी, क्या स्टडी के अंदर निष्कर्ष ठोस हैं? कंफाउंडर्स, कंट्रोल, ब्लाइंडिंग, रैंडमाइजेशन आदि। एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी, क्या परिणाम अन्य परिस्थितियों, जनसंख्या पर लागू होंगे? इंटरनल वैलिडिटी पर ध्यान देना पहले है, बिना उसके एक्सटर्नल वैलिडिटी की परवाह करना बेकार है। आंकड़ों की व्याख्या, पी वैल्यूज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इफेक्ट साइज। पी वैल्यू बताता है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट यदि नल हाइपोथेसिस सच हो तो कितना असामान्य है। यह प्रमाण नहीं कि दवा काम करती है। स्मॉल पी का मतलब प्रैक्टिकल महत्व नहीं भी हो सकता। कॉन्फिडेंस इंटरवल, सीआई, परिणाम के चारों ओर अनसर्टेनिटी का रेंज देता है। नैरो सीआई अधिक प्रिसाइज, सीआई में क्लिनिकली इरेलेवेंट वैल्यूज हो सकती हैं। इफेक्ट साइज, परिणाम की वास्तविक परिमाण, मैग्नीट्यूड, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बजाय प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताता है। लेखक चेतावनी देते हैं, केवल पी वैल्यू देखकर निर्णय न लें, इफेक्ट साइज और सीआई देखें। मल्टीपल कंपैरिजंस, पी हैकिंग और पब्लिकेशन बायस। मल्टीपल कंपैरिजंस, कई परीक्षणों में कुछ भी चांस से सिग्निफिकेंट निकल सकता है। करेक्शन, बॉनफेरोनी आदि, जरूरी। हैकिंग, डेटा में लगातार अलग अलग एनालिसिस करके कुछ सिग्निफिकेंट निकालना, गलत अभ्यास। पब्लिकेशन बायस, केवल पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रकाशित होते हैं, लिटरेचर बायस्ड दिख सकता है। कॉजालिटी के मजबूत संकेत, एसोइश। हिल्स क्राइटेरिया सारांश, सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड। हिल के कुछ उपयोगी संकेत, टेस अथॉरिटेरियन नहीं, पर गाइडलाइन, स्ट्रेंथ, बल, एसोसिएशन स्ट्रांग हो। कंसिस्टेंसी, लगातार, विभिन्न स्टडीज में सेम रिजल्ट। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, एक कारण विशेष परिणाम से जुड़ा हो। टेम्पोरलिटी, समयक्रम, कारण पहले हुआ होना चाहिए। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट, डोज रिस्पॉन्स, ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा इफेक्ट। प्लॉजिबिलिटी, वैज्ञानिक संभाव्यता। मैकेनिज्म, समझ आए। कोहेरेंस, अन्य ज्ञान के साथ मेल खाता हो। एक्सपेरिमेंट, इंटरवेंशन से इफेक्ट घटे बढ़े। एनालॉजी, समान परिस्थितियों में समान परिणाम दिखे। लेखक बताते हैं, हिल के क्राइटेरिया चेकलिस्ट की तरह यूज करें। ये अकेले प्रूफ नहीं पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस देते हैं। ग्राफ, तालिकाएं और मिसलीडिंग विजुअल्स। एक्सेस मैनिपुलेशन, ट्रंकेटेड वाई एक्सेस, चेरी पिक्ड रेंजेस, ग्राफ को भटकाने के तरीके हैं। परसेंट वर्सेस एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। 50% इंक्रीज, जब बेसलाइन 2 से 3 हो, एब्सोल्यूट स्मॉल 1 यूनिट। टेबल्स में डिनोमिनेटर्स देखें, स्मॉल n पर परसेंट मिसलीडिंग हो सकते हैं। चैप्टर 5 में विजुअल लिटरेसी पर एम्फेसिस है, हमेशा रॉ नंबर्स और डिनोमिनेटर्स पूछें।
peer review, replication और scientific consensus। peer review initial quality filter पर प्रवण पर gaps होते हैं, published infallible। replication दोहराव किसी रिजल्ट के विश्वसनीय होने का बड़ा संकेत कई लैब्स में रेप्लिकेट हुआ होना जरूरी। साइंटिफिक कंसेंसस मल्टीपल हाई क्वालिटी स्टडीज और मेटा एनालिसिस में एक रूपता। लेखक कहते हैं एक सिंगल स्टडी पर भरोसा करना खतरनाक है। रेप्लिकेशन और कंसेंसस को महत्व दें। प्रैक्टिकल टूलकिट किसी अनुसंधान एक क्लेम का फौरी आकलन करने के प्रश्न। Use this checklist quickly when you read a study or news claiming research evidence. यह किस प्रकार की स्टडी है? RCT Observational Review Anecdote। नमूना साइज कितना है? क्या यह पर्याप्त है? क्या स्टडी रैंडमाइज्ड या ब्लाइंडेड थी? क्या कॉन्फाउंडर्स कंट्रोल किए गए? एज, सेक्स, SES, etc. परिणामों के इफेक्ट साइजेस और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या हैं? पी वैल्यूज के अलावा क्या और मेजर्स दिए गए हैं? क्या मल्टीपल कंपैरिजंस किए गए? करेक्शन हुई? क्या ऑथरजर ने लिमिटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं? क्या स्टडी पीयर रिव्यू की और इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन हुआ है? क्या शुरुआती क्लेम्स मीडिया में एग्जैजरेट हुए हैं? हेडलाइन वर्स पेपर चेकलिस्ट ही एविडेंस लिटरेसी बनाता है। एग्जाम्पल्स रोजमर्रा के दावों का विश्लेषण। समाचार नए सप्लीमेंट से 30% हार्ट डिजीज घटी। पूछें एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन क्या है? स्टडी RCT थी? सैंपल किसका? रेप्लिकेशन फंडिंग किसने की? विज्ञापन 80% यूजर्स रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट। पूछें इंप्रूवमेंट का मेजर सब्जेक्टिव नॉन वैलिडेटेड? कंट्रोल ग्रुप था? सिलेक्शन बायस। मेडिकल क्लेम स्टडी शोज X causes Y। हिल क्राइटेरिया पर डिसर्चिए। देखें कंफाउंडर्स और टेम्पोरलिटी जांचें। किसी हालिया न्यूज आर्टिकल का एक पैराग्राफ लें, ऊपर के 10 स्टेप चेकलिस्ट से एनालाइज करें और 3 वीकनेसेस सूचीबद्ध करें। एक स्मॉल RCT और एक कोहॉर्ट स्टडी चुनें। उनके स्ट्रेंथ्स लिमिटेशंस लिखें। 200 से 300 शब्द। किसी मेटा एनालिसिस के एब्स्ट्रैक्ट में हेट्रोजेनेटी I2 देखें। क्या पूलर्ड इफेक्ट मीनिंगफुल है? सभी सबूत बराबर नहीं होते। स्टडी डिजाइन, सैंपल साइज, बायस कंट्रोल, रेप्लिकेशन और इफेक्ट साइज मायने रखता है। कॉरिलेशन, कॉजेशन, मैकेनिज्म, टेम्पोरलिटी और कॉन्फाउंडर कंट्रोल देखिए। पी वैल्यूज अकेले निर्णायक नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और इफेक्ट साइजेस देखें। पब्लिकेशन बायस, पी हैकिंग और मिसलीडिंग विजुअल्स से सतर्क रहें। एक सरल चेकलिस्ट और थोड़ी स्टैटिस्टिकल लिटरेसी आपको किसी भी क्लेम की क्रेडिबिलिटी पर तेजी से निर्णय करने की शक्ति देती है।